हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में। हमने कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वीवीटी की, संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। उसमें सारे एग्जाम्पल किए थे। इनर स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आउटर स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वीवीटी का स्पष्टीकरण क्या है, वीवीटी को एक्सप्लेन कैसे करें, मतलब दो सिद्धांत इसके लिए दिए गए हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है ये कोऑर्डिनेशन का, जो भी है 6 या 5-6 है। चलिए, वीवीटी का स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वीवीटी का मतलब क्या है। इसमें दो थ्योरी आती हैं। एक तो आता है विद्युत उदासीनता सिद्धांत, विद्युत उदासीनता सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और एक आता है पाई बॉन्ड थ्योरी या पाई बंध सिद्धांत। ठीक है, पाई बॉन्ड थ्योरी, पाई बॉन्ड सिद्धांत। ठीक है, कभी कभार क्या करता है वो विद्युत उदासीनता सिद्धांत के नाम से सीधा ही पूछ लेता है बीएससी सेकंड ईयर में एग्जाम में 2.5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है आपसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, विद्युत उदासीनता सिद्धांत होता क्या है, पाई बॉन्ड सिद्धांत क्या है, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। एक्चुअल में ये है क्या, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहे हैं, जो वीवीटी जो सिद्धांत दिया गया उसको उसकी व्याख्या करने के लिए ये सिद्धांत दिए गए। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभार उनको अलग से भी पूछ लेता है कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत होता क्या है। विभिन्न यूनिवर्सिटियों में पूछा हुआ है। इस बार जो इनऑर्गेनिक का एक पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा हुआ था। चलिए हम बात करते हैं पहले विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन यूटिलिटी प्रिंसिपल। देखो, मैं आपको समझाऊंगा, आप लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं। ठीक है, मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, वो बात अलग है, पर आप खुद भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल में विद्युत उदासीनता सिद्धांत होता क्या है और है क्या। ये वीवीटी का स्पष्टीकरण के लिए ये दिया गया है। दो सिद्धांत दिए गए, एक तो विद्युत उदासीनता और एक क्या, पाई बंध थ्योरी। देखो, हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो उनमें लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दान करते हैं, मेटल को। मेटल को क्या करते हैं, दान करते हैं। अगर मेटल को दान करते हैं तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, और बढ़ जाती है। इट मीन्स मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिससे 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 कॉम्प्लेक्स क्या हो जाना चाहिए, अनस्टेबल। अरे कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाना चाहिए, अनस्टेबल, क्योंकि किसी पे चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है। देखो, अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत है क्या, तो मैं डेफिनेशन तो वैसे भी आपको बता सकता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको महसूस कराना चाहता हूँ है क्या। देखो, नाम से पता चल रहा है विद्युत का मतलब चार्ज एक तरीके से, और उसका क्या हो जाना, उदासीन हो जाना। ये क्या है विद्युत उदासीनता सिद्धांत, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो लिगेंड मेटल के खाली कक्षों में इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व देता है। तो उससे 6 लिगेंड जोड़ी तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 के दे देंगे 12। इसका मतलब कितना ज्यादा मेटल पे इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया। तो वो कैसे मेटल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया, तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ गई तो कंपाउंड तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन कंपाउंड फिर भी स्टेबल होता है। तो उसका रीजन एक विद्युत उदासीनता सिद्धांत भी है। अभी अलग से डेफिनेशन बताऊंगा, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप एक एग्जाम्पल की कल्पना करो, CO6 लिगेंड जुड़ रहे हैं और क्या, +2। इसका मतलब कोबाल्ट है, इसके साथ कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। और इस पर ऑक्सीकरण कितना है, +2। अगर इसमें आवेश की बात करो, माना एक लिगेंड एक ऋणात्मक आवेश ला रहा है, ठीक है, एक ऋणात्मक आवेश ला रहा है, नियमित आवेश जिसको आप बोल सकते हैं। वे एक लिगेंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब अब हम सोचना कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 नेगेटिव, मतलब एक लिगेंड इस पर ऋणात्मक चार्ज ला रहा है, तो मतलब कितने लिगेंड है, 6। तो कितना ऋणात्मक चार्ज लाएंगे इस पर, 6 नेगेटिव लाएंगे। 6 नेगेटिव लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अगर मैं इस पर ओवरऑल आवेश की बात करूं तो उस पर ऑक्सीकरण कितना है, +2, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, -4। इसका मतलब सेंट्रल एटम पर -4 चार्ज है, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स बनता है। कोई भी लिगेंड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिसिटी दे रहा है, जैसे F है या कोई भी OH है, कोई भी हो सकता है, तो ये फिर भी ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं।
बन रहा है का मतलब मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर इस पर इतना ऋणात्मक आवेश है सेंट्रल एटम पे, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स तो अनस्टेबल है, अस्थायी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर भी कॉम्प्लेक्स अस्थायी नहीं होते, कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं स्थायी होते हैं। इसका रीजन ये है कि इस पर जो ऋणात्मक आवेश आया सेंट्रल एटम पे, इसको किसी ना किसी चीज ने क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। तो इससे दो चीज हो सकती है, एक तो ये जो लिगेंड हो ये कैसा हो, मोर EN, मतलब उसकी विद्युत कैसी हो, ज्यादा हो, किसकी, लिगेंड की। तो जो ऋणात्मक आवेश धातु आयन पे आएगा उसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, तो आवेश को कम कर देगा, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत उदासीनता। या दूसरा रीजन क्या है कि वो लिगेंड कैसा होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या होते हैं तो मेरे लिगेंड वाली जाके लेक्चर देंगे, लेक्चर नंबर 2 संपूर्ण जानकारी ऑफ लिगेंड। तो मैंने इसमें सारा पढ़ाया हुआ है कि लिगेंड के बारे में सारी जानकारी क्या होती है, क्या करना है, कैसे है। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन होते हैं, तो जो ये मेटल पे जो ऋणात्मक आवेश आया है, नेगेटिव चार्ज, इसको दो तरीके से इसको उदासीन किया जा सकता है। एक तो क्या कि उसके साथ कैसे जो लिगेंड जोड़ रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या कर लेंगे, खींच लेंगे ऋणात्मक आवेश को, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब उनकी विद्युत कैसी होगी, ज्यादा, तो खींच लेंगे। तो मेटल पर ऋणात्मक आवेश कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका मतलब कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या क्या हो, उसके साथ कैसे लिगेंड जुड़े हो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड जुड़े हो। मतलब पाई एक्सेप्टर का मतलब होता है कि जब मेटल पर धनात्मक आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, लिगेंड दे देता है इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज, तो मेटल लिगेंड की खाली कक्षकों में वापस इलेक्ट्रॉन देने लग जाए, वो लिगेंड ले ले। वो लिगेंड कौन होते हैं, पाई एक्सेप्टर। और पाई एक्सेप्टर लिगेंडों को मैंने बताया था, लिगेंड वाली जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है, वो नहीं पता है तो लिगेंड वाला जाके चैप्टर देखे, मैंने बताया था। जिनमें भी पाई बॉन्ड उपस्थित है, जिन लिगेंडों में भी पाई बॉन्ड उपस्थित है, वे लिगेंड कैसे कहलाते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे मैं बोलता CO कार्बोनिल, ठीक है, मैं बोलता CN किस श्रेणी में आएगा, पाई एक्सेप्टर, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है तो पाई बंधी कक्षक भी होंगे, और पाई विपरीत बंधी, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग कैसे होते हैं, खाली, वो खाली कक्षक क्या करते हैं, मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है बहुत ज्यादा, वापस उसमें क्या करने लग जाते हैं, लेने लग जाते हैं पाई बॉन्ड के थ्रू। क्योंकि एक तो लिगेंड ने दे दिया, सिग्मा बंध बन गया, दूसरा जब वापस मेटल देने लग जाएगी लिगेंड की खाली कक्षकों में, देगी कौन, जो कैसे लिगेंड होंगे, पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर लिगेंड कैसे पहचानेंगे, या तो उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो या उनमें कैसे बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो। जिसमें बोलूँ PS3 पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसके पास लॉन पेयर तो है, दे देगा, लेकिन मुझे पता है कि फास्फोरस के बाद वेकेंट d ऑर्बिटल होती है, तो इसका मतलब जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जिन लिगेंडों में ही पाई बंद है, दैट इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनके पास खाली स्थान है, तो मेटल पे जो ऋणात्मक आवेश आएगा उसको वापस क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, तो दो कंडीशन बन सकती है। या कैसा एटम जुड़ रहा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा हो, तो वो क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कोई सेंट्रल एटम है M, और ये जो लिगेंड है ये कैसा है, इसकी EN कैसी है, ज्यादा है, तो ये क्या कर लेगा, जैसे इसको दे तो देगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने लग जाएगा, अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा, क्योंकि इसकी EN कैसी है, ज्यादा, तो आकर्षित करने लग जाएगा। तो जो जैसे कोबाल्ट होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है बहुत ज्यादा, तो वापस क्या होने लग जाता, कम, और कम होने लग जाता तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होने लग जाती, बढ़ने लग जाती, ठीक है। इसका इट मींस ये है कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या कहता है कि जब कंपाउंड बनते हैं तो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दान कर देता है, और जो मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल पे ही नहीं रहती। अगर ऐसा होता तो कंपाउंड नहीं बनते, वो या तो जो और लिगेंड उनमें वितरित हो जाती है, या उसके दो रीजन हो सकते हैं, क्या, एक तो क्या हो, वो लिगेंड कैसा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, या उस लिगेंड कैसा हो, पाई एक्सेप्टर, जो जिसके पास कैसी कक्षक हो, रिक्त कक्षक हो, तो वो क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कंपाउंड क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, मतलब जो मेटल पर जो ऋणात्मक आवेश आया वो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है। जैसे कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत उदासीनता सिद्धांत अपन इसको कहते हैं। आप चाहें तो इसको लिखें, और आप कितना भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आया तो आप खुद भी अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ और आप खुद बताएंगे, जैसे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। विद्युत उदासीनता सिद्धांत ये भी व्याख्या करता है, क्योंकि VVT की तो व्याख्या कर रहा है, लेकिन आप ये तो समझे ना विद्युत उदासीनता सिद्धांत है क्या, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। आप अपने मन से भी इस चीज को आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख लो, और आप कितने भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप कितना भी उसमें चेप सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आप लोगों के लिए, लिखो इसको, देखो मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आप लोगों के लिए, देखो लिख लिया होगा आपने, आपको समझ आना चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो आप लैंग्वेज तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आप लोगों के लिए, कैसे, जैसे आप एक बात सोच सकते हैं कि NiCO4 कॉम्प्लेक्स क्यों बना होगा और ये स्टेबल क्यों होगा। देखो, अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें निकल पे तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि कोबाल्ट कैसा, ये कोबाल्ट कह रहा हूं, कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, CO कैसा लिगेंड है,
उदासीन, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो है, तो इसका मतलब सर ऑक्सीकरण कितना आएगा, जीरो। कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं दे रखा, तो ये कंपाउंड बना ही क्यों? क्योंकि भाई अगर हम देखें कि अगर एक कोबाल्ट एक ऋणात्मक चार्ज ला रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो चार कितना लाएंगे, चार नेगेटिव। और मेटल पे कोई धनात्मक ऑक्सीकरण भी नहीं है जिसको कम कर दे, तो भाई ये एक ला रहा है, एक तो चार, तो निकल पर भाई -4 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब कंपाउंड पे बहुत ज्यादा कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज कैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो कंपाउंड तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये स्टेबल होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो CO है, CO वो कैसा लिगेंड है, वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, क्योंकि CO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। और मैंने बताया पाई एक्सेप्टर लिगेंड को पहचानने का क्या तरीका है कि उनमें कैसे बॉन्ड उपस्थित होंगे, पाई बॉन्ड। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या करेगा कि जो इस पे जो निकल पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, निकल पर जो नेगेटिव चार्ज आया है उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, उसको अपनी ओर क्या कर लेगा भाई, अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अगर यही कंडीशन इसके साथ होती ऐसे कि Na और F4, ये कंपाउंड बनेगा क्या, नेवर बी फॉर्म, कभी भी ये कंपाउंड नहीं बनेगा। ये बन सकता है क्या कि NiF4 +2 -2। इससे क्या होगा कि निकल पर कितना ऑक्सीकरण का आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो भाई एक फ्लोरीन की वजह से एक नेगेटिव आता, तो 4 की वजह से कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, -4। लेकिन अगर इस पर ऑक्सीकरण की बात करें तो कितना है इस पर ऑक्सीकरण, +2 आएगा ना। अरे कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स पे जितना चाहते हैं उसको बराबर करके पहुंचा देते हैं, और एक F और एक माइनस, तो 4 माइनस उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +4, तो +4 में से -2 जाएंगे तो +2 आ जाएगा। तो एक फ्लोरीन कितने 4, तो 4 नेगेटिव लाएंगे, अगर एक नेगेटिव ला रहा है। और निकल पर अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो कितना आएगा, +2, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, इस पर नियमित आवेश कितना आ जाएगा, -2। इसका मतलब -2 तो बहुत कम आवेश होता है ऋणात्मक, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये पक्का है कि अगर मेटल पर कोई ऑक्सीकरण नहीं है तो लिगेंड तो कम से कम कैसा होना चाहिए, फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए। वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसेचन जो होंगे कैसे होंगे, स्थायी होंगे। और अगर कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है तो वो कंपाउंड कम से कम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, अगर निकल की बात करें तो होना चाहिए। और वैसे भी मुझे पता है कि निकल के साथ फ्लोरीन जोड़ेंगे 4, ऐसे वो डिपेंड करता है संकरण पे। अगर DsP2 है तो आप लगाएंगे वर्ग समतलीय, और sp3 है तो आप लगाएंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, आप निकाल सकते हैं संकरण, मैंने बताया। F ध्रुवल लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो क्या बनेगा, sp3 बनेगा। मुझे पता है कि F वैसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको क्या करने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों के लिए, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर मेटल, सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु, अगर केंद्रीय परमाणु पर 0 ऑक्सीकरण अंक है और कॉम्प्लेक्स बनना है, तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्थायी होंगे जिनमें कौन होंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, वही कंपाउंड बनेंगे। क्योंकि भैया जो सेंट्रल एटम पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो उसको क्या कर लेगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड अपने खाली कक्षकों में क्या कर लेगा, खींच लेगा, या क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, या जो लिगेंड जुड़ रहे हैं उसके साथ वो कैसे होने चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। देखो जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जैसे कैसे पूछ जाएंगे, विद्युत उदासीनता, आप चाहें तो इसको लिख लें, इनकी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यही इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल है कि भैया वही कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा जिस पर जो केंद्रीय धातु है उस पर नियमित आवेश कम हो, मतलब ऋणात्मक आवेश है वो कम हो, को उसको कम कौन कर सकते हैं, या तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको प्रतियोगी परीक्षाओं का भी होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता NH3 का होल 4, या आपसे पूछा जाता NH3 का होल 4+2, कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। तो आप बता सकते हैं कि भैया यहाँ NH3 तो उदासीन लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, तो निकल पर ऑक्सीकरण कितना आएगा, 0। यहाँ पे भी NH3 लिगेंड है, +2 है कॉम्प्लेक्स पर चार्ज। जब लिगेंड उदासीन होता है तो जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है वही धातु आयन पर केंद्र सेंट्रल एटम पे क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। अगर हम यहाँ नियमित आवेश की बात करें तो एक NH3 एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, उपसेचन से बंद, माना एक ऋणात्मक आवेश ला रहा है, तो 4 कितना आवेश लाएंगे, 4 माइनस निकिल पे, और निकिल पर ऑक्सीकरण कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, तो टोटल चार्ज कितना बना रहेगा, -4। और मुझे पता है कि NH3 जो लिगेंड है वो कैसा है, ओनली सिग्मा डोनर,
ठीक है, ओनली सिग्मा डोनर, केवल सिग्मा बंद बनाता है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ना इसमें पाई बंद है। NH3 में N सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H और N सिंगल बॉन्ड H। इसका मतलब ना तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ना इसके पास पाई बॉन्ड है, तो ना तो ये पाई सेप्टर लिगेंड है, ठीक है। इसीलिए ये इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने में क्या नहीं कर पाएगा, ग्रहण भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए 4 ऋणात्मक आवेश है उसको ग्रहण भी नहीं कर पा रहा है, ना तो ये पाई सेप्टर लिगेंड है, ना इसके पास खाली कक्षक है, इसीलिए वाला कंपाउंड नहीं बनता है। लेकिन यही कंपाउंड अगर ये होता तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई जो 4 नेगेटिव चार्ज इस पर आ रहा है, 4 इसकी वजह से, 4 NH3 एकदम तो लिगेंड है, तो एक माना एक नेगेटिव ला रहा है तो 4 नेगेटिव। लेकिन इस पर ऑक्सीकरण कितना है निकल पे, +2, तो टोटल आवेश कितना रह जाएगा, नेगेटिव -2। इसका मतलब इसकी तुलना में कैसा रह गया, कम। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करता है तो ये, या किसकी फॉर्मेशन होगी और किसकी नहीं होगी, तो इस वाले की होगी और इस वाले की नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप चाहें तो इसको लिख लें, मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ आप लोगों के लिए, लिख लो इसको चाहो तो। देखो एक एग्जांपल और कराता हूँ मैं, फिर मैं आगे लूंगा पाई बंद सिद्धांत, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CO H2O का होल 6 +3, और एक मेरे पास है ऐसे यहाँ लिख देता हूँ CO NH3 का होल 6 +3। अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करूँ कोबाल्ट पे तो कितना आएगा, +3, क्योंकि H2O उदासीन लिगेंड है। और अगर मैं इस पर ऋणात्मक आवेश की बात करूँ, मेरे पास कितने H2O हैं, 6, तो कितना चार्ज लाएंगे, -6। भाई माना एक H2O एक नेगेटिव ला रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है तो एक नेगेटिव, तो 6 लाएंगे, तो इस पर टोटल आवेश कितना आएगा, -3। इधर देखो वही NH3, ऑक्सीकरण कितना, NH3 उदासीन लिगेंड है तो ऑक्सीकरण कितना आएगा, +3 कोबाल्ट पे, जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है वही हो जाता है। एक NH3 एक ला रहा है नेगेटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो 6 कितना लाएंगे, 6 नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, -3। आपसे पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ तो सारा कॉमन हो गई, लेकिन यहाँ जो डोनर एटम है वो कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देगा इसमें H2O में, और यहाँ कौन है लिगेंड में, नाइट्रोजन। और मुझे पता है किसकी विद्युतता ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो भाई ऋणात्मक आवेश तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे -3 इस पे आ रहा है और -3 इस पे आ रहा है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, और EN किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। और EN भी विद्युत उदासीनता सिद्धांत का कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करती है, समझाती है, क्योंकि मोर EN वाला ज़्यादा खींचेगा नेगेटिव को, तो ज़्यादा खींचेगा तो ऋणात्मक आवेश कम हो जाएगा इस पर, और ऋणात्मक आवेश कम हो जाएगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि नाइट्रोजन की तुलना में ये ज़्यादा खींचेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। तो कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ये टोटल आवेश, कुल आवेश, ठीक है, ये कोबाल्ट पे और ये भी कुल आवेश, लेकिन EN इसकी ज़्यादा होती है इसीलिए ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि 2 कारक बर्बाद करते हैं, या तो वो जो लिगेंड है उसकी विद्युतता ज़्यादा होनी चाहिए, या उसके पास क्या होना चाहिए, पाई सेप्टर लिगेंड होना चाहिए, मतलब उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल हो या लिगेंड में पाई बंद हो तो वो पाई सेप्टर लिगेंड होता है। 2 कंडीशन बनती है, ठीक है। इसीलिए इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, पहले वाला स्टेबल होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझे हैं कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत है क्या, कैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखें, मैंने ये भी बताया, तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं। आप चाहते हैं इस एग्जाम्पल को लिख लें, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप विद्युत उदासीनता सिद्धांत में बहुत कुछ अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, चाहो तो इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ पाई बंद सिद्धांत क्या कहता है। देखो मैं बताता हूँ, पाई बंद सिद्धांत भी VVT की स्टेबिलिटी बस कोई स्पष्ट करता है, VVT को, संयोजकता बंद सिद्धांत को। आई होप आप विद्युत उदासीनता सिद्धांत में बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। अगर आपको समझ आया है अच्छे से, वापस देख लें वीडियो को एक बार और जाके, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अलग से भी कभी कभार पूछ सकता है, ठीक है। सेकेंड जो VVT का स्पष्टीकरण है वो है पाई बंद बनने का सिद्धांत या पाई बॉन्ड थ्योरी। पाई बंद बनने का सिद्धांत, देख भाई पॉलिंग नहीं दिया था, VVT पॉलिंग ने बताया, तो उसने सोचा कि एक कारण और हो सकता है पाई बंद, मतलब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताने का, या जो धातु आयन पर जो ऋणात्मक आवेश आया है लिगेंड की दान करने के वजह से, उपसंयोजक बंध बनाने की वजह से, कि क्या करे कि मेटल क्या कर ले कि लिगेंड के साथ कैसे बंध का निर्माण कर ले, पाई बंध का निर्माण कर ले, पाई बंध का। जैसे मैं NiCO4 का यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई ये कॉम्प्लेक्स पाई बंद सिद्धांत के अनुसार कैसे स्टेबल है, ठीक है। देख, तो मुझे पता है कि यहाँ निकिल के साथ 4 CO लिगेंड जुड़ रहे हैं, ठीक है, CO 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 को कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है।
बता गया sp3 संकरण होता है, पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप होते हैं NiCO4 की, है ना। परिवर्तित डी सिस्टम, जो डी के इलेक्ट्रॉन, वो एस के इलेक्ट्रॉन है वो डी में ही आ जाता है, तो D10 हो जाता है, तो sp3 एस और पी भाग ले लेते हैं, तो sp3 संकरण हो जाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल होता है और क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिमाग में रखना है, पूछा जाता है कभी आधे नंबर में या 1 नंबर में। और एक क्या है CO क्या होता है ये, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं। तो ये पाई1 सिद्धांत क्या कहता है, पाई1 सिद्धांत ये कहता है कि जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए लिगेंड ने, तो माना मेटल, इसको अच्छे से आप बनाएं, जैसे मेटल केंद्रीय धातु आयन, इसके पास कैसी ऑर्बिटल थी, रिक्त, और जब लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, माना CO लिगेंड है, तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका मतलब इस मेटल की कक्षक तो क्या हो गई, भर गई, भर गई कि नहीं भर गई। मैंने बोला कि जिनमें पाई बंद उपस्थित होते हैं वे कैसे लिगेंड कहलाते हैं, पाई एक्सेप्ट, पाई आकर्षी। तो जिनमें पाई बंद उपस्थित होते हैं उनमें पाई बंदी कक्षक भी होते हैं, पाई विपरीत बंदी है, पाई एंटी बॉन्डिंग भी होती हैं, और वो कैसी होगी, इसमें खाली होती है, खाली, ठीक है, रिक्त होती है, पाई एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंदी कक्षक होती हैं जो। तो मेटल क्या करता है, जब इसने कोऑर्डिनेशन बंद के द्वारा इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा हो गया, ज्यादा, और किसी पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब आवेश बढ़ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की किसी भी चीज की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है ना, वो घबराए हुए रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, कहीं चोरी नहीं हो जाए, कहीं चोरी नहीं हो जाए, ठीक है। इसीलिए पैसा आए तो उसको बांटते रहना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल के ऊपर ऋणात्मक आवेश बहुत ज्यादा हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करें, तो पाई1 सिद्धांत क्या कहता है कि भाई लिगेंड के पास जो खाली कक्षक होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के बाद, उसमें क्या करने लग जाता है कि जो मेटल होती है उसके पास जो कक्षक भर गई हैं, वो अपने भरी हुई कक्षकों से लिगेंड को क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने लग जाता है, देने लग जाता है वापस, थ्रू पाई बॉन्ड, थ्रू पाई बॉन्ड। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पाई बंद बनने का सिद्धांत। किसके द्वारा देने लग जाता है, पाई बंद के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने लग जाता है, दान करने लग जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मेटल थी केंद्रीय धातु आयन और CO ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना था, एक के द्वारा चार के द्वारा चार बनेगा। तो पहला कोई भी बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा, सिग्मा होता है कि नहीं होता। और जब मेटल देगा तो दूसरा डबल बॉन्ड बनेगा, और हमेशा एक बंद में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉनिसिटी दे रहा है तो किस बॉन्ड के द्वारा दे रहा है, पाई बॉन्ड के द्वारा दे रहा है। तभी इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पाई बंद के बनने का सिद्धांत। तो मेटल दे देगा तो मेटल पर इलेक्ट्रॉनिसिटी कैसी हो जाएगी, कम, और अगर मेटल पर इलेक्ट्रॉनिसिटी कम हो जाएगी तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेट्राहेड्रल होता है NiCO4, बता चुका था, एग्जाम्पल आपको लिखना है, ऐसे बता दें, और ये डायग्राम अच्छे से बना देना, ऐसे पाई बंद बनने का सिद्धांत अगर आता है किस तरह की कंडीशन होती है, और ये भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। और लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि भाई पॉलिंग ने बताया कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए और भी कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है, पाई बंद बनने का सिद्धांत, कि जब लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व दे दिया मेटल को, तो मेटल के पास है केंद्रीय धातु के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा हो गया, और उस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के लिए वो जब लिगेंड के जो खाली कक्षक होंगे उनमें वापस क्या करने लग जाएगा, देने लग जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को थ्रू पाई बॉन्ड। क्योंकि जब एकल बंद बना था तो कोई भी एकल बंद सिग्मा बॉन्ड, जब दूसरा बॉन्ड बनेगा मेटल से लिगेंड की ओर तो उसमें दूसरा बंद क्या होगा, पाई बंद। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, पाई बंद बनने का सिद्धांत आप कह रहे हैं। आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं ऐसे, और ये डायग्राम भी आप अच्छे से बना देंगे। चाहे तो आप इसको अच्छे से लिख लें और समझ लें, और फिर मैं बताता हूँ लास्ट में। ये अपना क्या हो गया, ये तो विद्युत उदासीनता सिद्धांत हो गया, और ये क्या हो गया, पाई बंद बनने का सिद्धांत, ठीक है। ये VVT यहाँ पे खत्म होती है। एक चीज और बता देता हूँ मैं, VVT की कमियां, संयोजकता बंद सिद्धांत की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो उनको मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। आप इसको लिख लें, फिर मैं बताता हूँ उसको कमियां क्या क्या है VVT की। पूछ लेता है कभी कभार 2.5 नंबर में कि VVT की कमियां समझाइए, ठीक है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। आप इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ। कर दोगे ना कि विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या है, उसको अच्छे से समझाइए, या VVT का स्पष्टीकरण दीजिए। तो विद्युत उदासीनता सिद्धांत प्लस पाई बंद बनने का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं VVT की कमियां। आप इसको लिख लो भैया। मैंने क्या VVT की कमियां बोर्ड पे लिख दी हैं, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। मैं इनको समझा देता हूं। आपको एग्जाम में अगर आए ना VVT की लिमिटेशन से कमियां समझाई तो आपको यही लिखनी है, ठीक है। मैं समझा देता हूं। लेकिन देखो पहली क्या है, ये अवशेषण यौगिकों के स्पेक्ट्रमी व्यवहार के बारे में
ना तो समझा पाया ना ही इसकी व्याख्या कर सका। बिल्कुल इसने संकुलों के स्पेक्ट्रम में व्यवहार का मतलब होता है उनके रंग गुण। इसने संकुलों के रंग गुण के बारे में कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा कि इस कॉम्प्लेक्स का ऐसा रंग होगा, इस कॉम्प्लेक्स का ऐसा रंग होगा, कुछ भी उसके बारे में इसने बात नहीं की। यहाँ कॉम्प्लेक्स को देखिए हम नहीं बता पा रहे थे कि किसका कलर क्या होगा, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, सेकंड क्या है, यह धातु आयन की प्रकृति के बारे में तो बहुत कुछ कहता ही है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इतना धातु बनेगा, लेकिन लिगेंड के बारे में इतना कुछ नहीं कहता है। ठीक है, वो तो मैंने अपने मन से आपको बता दिया था कि कैसे कॉम्प्लेक्स आपको पहचानना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। एक्चुअल में VVT ने इसके बारे में इतनी बात नहीं की थी कि कैसे आप लिगेंड को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो इतना लिगेंड के बारे में उसने कोई बात नहीं की। ये अपने मन से भी आप लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स। थर्ड, कोबाल्ट सेकंड प्रकार के संकुलों में एक इलेक्ट्रॉन आंतरिक डी कक्षक से एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में कैसे जाता है ये नहीं बता पाया। ज्यादा कोबाल्ट अगर आप सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो क्या होगा D7 तो होगा। कोबाल्ट कितना होता है 27 होता है, तो 4s2 3d7, तो +2 का मतलब 4s इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या 3d7। तो 3d7 में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 कैसे भरेंगे, एक अगर आप पेयरिंग भी कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये D2sp3 संख्या के 3d तो फुल भरे हुए हैं, पेयर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन का आउटर डी में चला जाता है 4d में। D2 क्योंकि 2d भाग लेंगे तो कौन सा संकरण हो जाएगा D2sp3। तो D2sp3 संकरण को प्रेफर कराने के लिए जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा था ये अकेला ये कहाँ चला जाता है, आगे वाले 4d में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि 4d खाली पड़ा है 4s 4p और फिर एक 4d खाली पड़ा है तो वहां चला जाता है, जिससे D2sp3 इन स्पेयर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आंतरिक कक्षक संकुल और अंदर वाले 2d भाग लेते हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा जब तक भाग नहीं लेंगे। तो ये कैसे जाता है, इसको एनर्जी कहाँ से आती है, इसके बारे में VVT ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अगला क्या है, कुछ लिगेंड जैसे H2O हेलोजन के साथ तो बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं, और कुछ लिगेंड जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ना CnNO2, मैंने बताया कौन स्ट्रॉन्ग कैसे वीक पूरा अच्छे से चार्ट समझाया है, उसके साथ आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं। तो VVT ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने आपको समझा दिया है वैसे अच्छे से कि भाई आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो उसने कॉम्प्लेक्स दे दिए, उसने बोला रट लो, मतलब कुल मिला के कि आप पहचान नहीं सकते, वो मैंने आपको पहचानवाना बता दिया है कि कौन सा लिगेंड कब स्ट्रॉन्ग का काम करता है कब वीक। कब VVT ने ऐसे मतलब आप एग्जांपल को देख के नहीं बता सकते कि स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। ठीक है, तो इतना वो नहीं बता पाया कि भैया ये बाह्य कक्षक संकुल कब है इनर कब है, उन्होंने बोला याद कर लो भाई बाह्य में ये है इनर में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि याद भी कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो आप इसको लिमिटेशंस में कमियां में लिख सकते हो। ठीक है, कोबाल्ट सेकंड के अत्यधिक प्रबल अपचायक होता है, इसको भी ये नहीं समझा पाया। आप बता सकते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अपचायक कौन होते हैं, जिनका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं कि ग्रहण किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं। तो प्रबल अपचायक इसीलिए होता है कि कोबाल्ट जब सेकंड में है तो कैसा विन्यास है D7 इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं एसिमेट्रिक। देखो ये और अगर ये नहीं होता तो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, सममित, भाई समान रूप से कक्षक भरे हैं। तो समान विन्यास जो सममित विन्यास होता है ना सिमेट्रिक, वो हाईली स्टेबल होता है। तो जब CO+2 था तो यही था 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये सिमेट्रिक नहीं था, असममित भरे हुए थे भैया कक्षक। लेकिन अगर ये अत्यधिक प्रबल अपचायक इसीलिए होता है कि CO+2 किसमें चेंज हो जाता है, दिख रहा है कि आपको CO+2 चेंज हो जाता है CO+3 में, जिनका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो प्रबल अपचायक होते हैं। तो जब +3 में चेंज होगा तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 3d6। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो ये जो ऑर्बिटल एक ऐसी भरी हुई है अब सिमेट्रिक भरी हुई है समान रूप से, और जो सिमेट्रिक विन्यास होता है वो हाईली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसीलिए CO+2 किसमें चेंज होने की टेंडेंसी रखता है CO+3 में जल्दी, और जो CO+2 से CO+3 में जाएगा तो ऑक्सीकरण बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा ऑक्सीकरण, और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए CO+2 प्रबल अपचायक के माध्यम व्यवहार करता है, ये चाहता है कि मैं CO+2 से किसमें चेंज हो जाऊँ CO+3 में, लेकिन VVT ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, वो तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई लिमिटेशंस हो गई। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि VVT की लिमिटेशंस बताइए, तो आप ये 4-5 लिमिटेशंस लिख देंगे, और भी आप 2 3 4 5, ठीक है, आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए क्या बता दिया, एक तो विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या होता है, पाइबंद का सिद्धांत क्या है, कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे कौन से नहीं बनेंगे, स्टेबल कौन होगा कम स्टेबल कौन होगा, आप उसको भी बता सकते हैं, पाइबंद कैसे बनता है, पाई सेप्टर लिगेंड की भी थोड़ी सी जानकारी दे दी। वैसे मैं लिगेंड वाला चैप्टर जाके देखें,
जो मैं लिगेंड का जो लेक्चर बनाया था कोऑर्डिनेशन में 2nd नंबर का लेक्चर, उसका पूरा देखिए 57 मिनट का ऐसा है, लेकिन वो इतना काम का है आपका कि आपको बड़ा ही काम आएगा जीवन में, बीएससी में ही नहीं, जब आप कभी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो आपको लिगेंड के बारे में उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी हुई है। ठीक है, तो अगर बीबीटी की कमी आए तो आप इसको लिख देंगे, विद्युत उदासीनता सिद्धांत आएगा तो आप उसको अच्छे से कर देंगे। आई होप, मुझे आशा है आप खुद नोट्स भी बना सकते हैं, मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, मैं दूंगा ही, कोशिश तो क्या करूंगा, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, आपसे ही मैं हूँ, मैं मुझसे तो आप क्या हैं, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे और अगर देखेंगे तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और आप देख रहे हैं या आपके कमेंट देख के अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया जो बच्चे अच्छा कमेंट करते हैं, ऐसे ही करते रहिए, बढ़िया कमेंट, सर को इंकरेज करिए, मोटिवेट करिए, मैं तो आपको मोटिवेट करता ही रहता हूँ। ठीक है, और अच्छा लगे तो सर को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन के, जिसमें हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ बच्चे बोले सर नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो नोमेनक्लेचर करेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे आप नाम कैसे लिखेंगे उपसेचन यौगिकों का। ठीक है, उनका IUPAC नाम कैसे लिखे, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय।